नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें बताइए कि इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे खबरें हैं एक से बढ़कर एक। आज संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें सरकार आर्थिक वृद्धि, नई टेक्नोलॉजी रेगुलेशन और सुरक्षा से जुड़े कई विधेयक लाने की तैयारी में है। बैकग्राउंड में हाल ही के जीडीपी आंकड़े, बैंकिंग सुधार और साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों ने सत्र को और अहम बना दिया है। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। संसदीय विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सत्र सुचारू चला तो कई अहम सुधार तेजी से पास हो सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर की एमबीए परीक्षा कैट की आवेदन फीस इस साल लगभग 31% बढ़ गई, जिससे लाखों स्टूडेंट्स पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। पहले से महंगे फॉर्म और कोचिंग फीस के बीच यह बढ़ोतरी मध्यवर्गीय और ग्रामीण छात्रों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। पृष्ठभूमि में संस्थानों का तर्क है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और परीक्षा आयोजन की लागत बढ़ी है। शिक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की राह फीस के कारण और संकरी हो रही है, जिससे समान अवसर का सिद्धांत प्रभावित होगा। सरकार ने स्मार्टफोन कंपनियों को निर्देश दिया है कि सभी नए फोन में संचार साथी नाम की सुरक्षा ऐप प्री इंस्टॉल करनी होगी। यह ऐप खोए, चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक करने और फर्जी IMEI या सिम से जुड़े फ्रॉड रोकने के लिए बनाई गई है। बैकग्राउंड में ऑनलाइन यूपीई और KYC धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों ने सरकार को सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया है। डिजिटल सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर डेटा प्राइवेसी का ध्यान रखा गया तो ये ऐप आम यूजरों के लिए मजबूत सुरक्षा कवच बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा डिसानायके से फोन पर बात कर ऑपरेशन सागर बंधु के तहत मदद जारी रखने का आश्वासन दिया है। यह ऑपरेशन समुद्र में संकट में फंसे लोगों को बचाने और राहत पहुंचाने के लिए चलाया जा रहा है। पृष्ठभूमि में हिंद महासागर क्षेत्र में हाल के तूफान और समुद्री हादसों ने दोनों देशों के सहयोग को और अहम बना दिया है। रणनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार ऐसी मानवीय मदद भारत की विकसित पड़ोसी और विश्वसनीय साथी की छवि को मजबूत करती है। जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने भारत की 2025-26 की दूसरी तिमाही में 8.2% जीडीपी ग्रोथ को बहुत प्रभावशाली बताया है। बैकग्राउंड में पिछले साल की 5.6% ग्रोथ की तुलना में यह तेज उछाल है, जो खपत और निवेश दोनों में सुधार दिखाता है। राजदूत का कहना है कि तेजी से बढ़ता भारतीय बाजार जर्मन कंपनियों के लिए बड़ा निवेश अवसर और क्षेत्र में स्थिर आर्थिक साझेदार बनेगा। अर्थशास्त्री मानते हैं कि अगर यह रफ्तार बरकरार रही तो भारत लंबे समय तक 7-8% ग्रोथ क्लब में रह सकता है। इंडिया की गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी पर नई रिपोर्ट में बताया गया है कि देश फिलहाल तेज ग्रोथ और अपेक्षाकृत नियंत्रित महंगाई के बीच संतुलित स्थिति में है। बैकग्राउंड में मजबूत सर्विस सेक्टर, सरकारी कैपेक्स और स्थिर रुपया सहारा दे रहे हैं। लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर श्रम सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य में निवेश और जलवायु जोखिमों पर काम नहीं हुआ तो 8% स्थायी ग्रोथ मुश्किल हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार अगले 2 दशकों तक यही रफ्तार बनी रही तो भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था की शीर्ष श्रेणी में पहुंच जाएगा। बाजार सूत्रों के मुताबिक सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का मेगा मर्जर प्लान बना रही है, जिससे 2027 तक सरकारी बैंकों की संख्या घटाकर 4 करने का लक्ष्य है। प्रस्तावित ढांचे में छोटे और मझोले बैंक SBI, PNB और BOB जैसे बड़े बैंकों में समाहित किए जा सकते हैं। पृष्ठभूमि में NPA, पूंजी की जरूरत और दक्षता बढ़ाने की बहस चल रही है। बैंकिंग विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े और मजबूत बैंक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में मदद करेंगे, लेकिन ग्रामीण ग्राहकों की पहुंच और स्थानीय रोजगार पर असर पर भी नजर रखनी होगी। 8 नवंबर 2025 में GST कलेक्शन घटकर लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो पिछले 12 महीनों का सबसे निचला स्तर है। अक्टूबर में यह 1.96 लाख करोड़ था। बैकग्राउंड में सितंबर में हुई GST दरों की पुनर्रचना और कुछ क्षेत्रों में खपत की सुस्ती देखी जा रही है। सरकार इसे थोड़ा नरम लेकिन स्थिर बताकर आश्वस्त कर रही है, जबकि अर्थशास्त्री
इसे मांग में ठहराव का शुरुआती संकेत मान रहे हैं। उनका कहना है कि अगर कलेक्शन लगातार कमजोर रहा तो राजकोषीय लक्ष्यों पर दबाव बढ़ सकता है। 9, रॉयटर्स के मुताबिक नवंबर में भारत की बिजली उत्पादन में गिरावट दर्ज हुई, जिसकी मुख्य वजह कम कूलिंग डिमांड और औद्योगिक गतिविधि की रफ्तार धीमी होना है। गर्मी कम पड़ने से एसी कूलर की खपत घट गई, जबकि कई फैक्ट्रियों में उत्पादन शेड्यूल समायोजित हुए। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह रुझान लंबा चला तो कोयला खपत और डिस्कॉम राजस्व पर असर पड़ सकता है, लेकिन उत्सर्जन लक्ष्य के लिहाज से इसे सकारात्मक भी देखा जा रहा है। ऊर्जा विश्लेषकों के अनुसार दीर्घकाल में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना निर्णायक होगा। भारतीय शेयर बाजार आज सपाट से हल्की गिरावट के साथ खुलने के संकेत दे रहे हैं, क्योंकि GIFT निफ्टी फ्यूचर्स करीब 20-30 अंक नीचे ट्रेड कर रहे थे। मजबूत कूदो जीडीपी के बावजूद विशेषज्ञों का मानना है कि दिसंबर में RBI द्वारा रेट कट की संभावना कम हो गई है, जिससे बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में मुनाफा वसूली दिख रही है। बैकग्राउंड में वैश्विक बॉन्ड यील्ड और अमेरिकी बाजार की कमजोरी भी निवेशकों की जोखिम लेने की इच्छा घटा रही है। ट्रेडर्स सलाह दे रहे हैं कि अभी चयनित क्वालिटी स्टॉक्स में ही खरीदारी करें। 11, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राष्ट्रीय बुलेटिन में बताया है कि चक्रवात दितवाहा का अवशेष अब गहरे दबाव में बदलकर बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी में तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र तट के पास लगभग स्थिर है। अगले 12 घंटों में इसके कमजोर होकर डिप्रेशन बनने की संभावना है, लेकिन तटीय इलाकों में तेज हवाएं और भारी बारिश की चेतावनी बनी हुई है। IMD ने पर्यटन, सतह परिवहन और हेलीकॉप्टर सेवाओं को रेगुलेट करने की सलाह दी है। विशेषज्ञों के मुताबिक पहले से अलर्ट रहने से जनहानि कम रखने में मदद मिलती है। 12, आज राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जा रहा है, जो 2-3 दिसंबर 1984 की भोपाल गैस त्रासदी की याद दिलाता है। इस दिन का उद्देश्य औद्योगिक लापरवाही और हवा, पानी, मिट्टी प्रदूषण से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों पर जागरूकता बढ़ाना है। एक आकलन के मुताबिक दुनिया भर में हर साल करोड़ों लोग समय से पहले मौत का शिकार होते हैं, जिनमें भारत का बड़ा हिस्सा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि साफ हवा और सुरक्षित उद्योग न सिर्फ पर्यावरण बल्कि दिल, फेफड़े और दिमाग की सेहत के लिए भी जीवन रक्षक हैं। दिल्ली NCR में 2 से 5 दिसंबर तक IMD ने येलो अलर्ट जारी किया है, क्योंकि न्यूनतम तापमान 5-8 डिग्री तक गिरने और घने कोहरे की संभावना है। बैकग्राउंड में हवा की रफ्तार कम होने और तापमान गिरने से एयर क्वालिटी बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि विजिबिलिटी घटने से हाईवे, रेलवे और हवाई उड़ानों पर असर पड़ सकता है, इसलिए सुबह सुबह यात्रा टालने की सलाह दी जा रही है। डॉक्टर ठंड और प्रदूषण से बचने के लिए मास्क, लेयर वाला कपड़ा और इंडोर वेंटिलेशन पर जोर दे रहे हैं। दिल्ली में आयोजित COP30 रिफ्लेक्शंस फ्रॉम बेलेम कार्यक्रम में जर्मन राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौती कोई देश अकेले हल नहीं कर सकता। पृष्ठभूमि में ब्राजील के बेलेम शहर में हुई COP30 मीटिंग में ग्लोबल के भार में प्रभावित की जराता दिल्ली में हार प्रदान मुतिराओ यानी सामूहिक प्रयास पर सहमति बनी है। राजदूत और भारतीय विशेषज्ञों ने जोर दिया कि अब चर्चा नहीं, लागू करने की बारी है, यानी वास्तविक उत्सर्जन कटौती, जलवायु वित्त और तकनीक ट्रांसफर। नीति विशेषज्ञों का मानना है कि भारत जैसे देशों के लिए न्यायपूर्ण ट्रांजिशन और विकास दोनों को साथ लेकर चलना अहम रहेगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की नई रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा वैश्विक जलवायु प्रतिज्ञाएं धरती के तापमान को सुरक्षित 1.5 जैसी सीमा के भीतर रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। लंबे समय के औसत में तापमान इसके ऊपर चला जाएगा और इसे वापस लाना बेहद मुश्किल होगा। बैकग्राउंड में कई देशों ने नेट जीरो लक्ष्य तो घोषित किए हैं, लेकिन 2030 तक वास्तविक उत्सर्जन कटौती बेहद धीमी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अब धीरे धीरे सुधार नहीं, बल्कि तेज और बड़े पैमाने पर कोयला, तेल कम करने तथा नवीकरणीय ऊर्जा दक्षता बढ़ाने जैसे कदम अनिवार्य हो गए हैं। विश्व मौसम संगठन और प्रमुख जर्नलों की 10 न्यू इनसाइट्स इन क्लाइमेट साइंस रिपोर्ट चेतावनी दे रही है कि जलवायु संकेतक जैसे ग्रीन हाउस गैस, महासागर की गर्मी और ग्लेशियर पिघलना अब खतरनाक रफ्तार से बढ़ रहे हैं।
इसके साथ ही वैज्ञानिक अध्ययनों में बताया गया है कि गर्म पानी वाले कोरल रीफ बड़े पैमाने पर मर रहे हैं, जिसे पृथ्वी प्रणाली का पहला टिपिंग पॉइंट माना जा रहा है। स्वास्थ्य अनुसंधान समूहों का अनुमान है कि गर्मी, बाढ़ और बीमारियों के कारण आने वाले दशकों में लाखों अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं अगर तुरंत कदम नहीं उठाए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मोटापे के इलाज में GLP-1 ग्रुप की दवाओं जैसे ओजेम्पिक आदि के इस्तेमाल पर पहली वैश्विक गाइडलाइन जारी की है। बैकग्राउंड में दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा लोग मोटापे से जूझ रहे हैं और इसे अब लाइफस्टाइल नहीं, क्रॉनिक बीमारी माना जा रहा है। गाइडलाइन के अनुसार इन इंजेक्शन या टैबलेट का उपयोग केवल डॉक्टर की निगरानी में उचित BMI और मेडिकल हिस्ट्री देखकर होना चाहिए। साथ में डाइट, एक्सरसाइज जरूरी है। हू ने चेताया कि दवाओं पर अत्यधिक निर्भरता और ऊंची कीमतें कम आय वाले देशों को पीछे छोड़ सकती हैं। एक अलग रिपोर्ट में हू और विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इन ब्रेकथ्रू वजन घटाने वाली GLP-1 दवाओं की वैश्विक कमी मोटापे से लड़ाई को धीमा कर सकती है। फिलहाल अनुमानित 1 अरब संभावित मरीजों में से केवल लगभग 10% तक ही इन दवाओं की आज के करोड़ की घटाने के साथ मानी जाती है कि पहुंच बन पा रही है। बैकग्राउंड में तेज डिमांड, महंगे प्रोडक्शन और सीमित निर्माण क्षमता मुख्य कारण है। स्वास्थ्य अर्थशास्त्रियों का कहना है कि दवाओं को सिर्फ अमीर देशों और अमीर मरीजों तक सीमित रखना स्वास्थ्य असमानता बढ़ाएगा। इसलिए कंपनियों और सरकारों को सस्ते जेनेरिक और बेहतर आपूर्ति की योजना बनानी होगी। 19 डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में हालिया इबोला प्रकोप को हू ने आधिकारिक तौर पर खत्म घोषित कर दिया है, क्योंकि 42 दिन से कोई नया मामला नहीं मिला। बैकग्राउंड में यह प्रकोप जूनोटिक स्पिलओवर से शुरू हुआ था और कई स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित होने से अस्पतालों में फैलने का खतरा बढ़ गया था। तेज कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, वैक्सीनेशन और सुरक्षित दफन प्रथाओं ने संक्रमण की चेन तोड़ने में मदद की। विशेषज्ञों का कहना है कि हर सफल कंट्रोल के बावजूद इबोला और अन्य वायरस का खतरा तब तक बना रहेगा जब तक जंगलों की कटाई और वन्यजीव व्यापार पर सख्त निगरानी नहीं होती। 20 इथियोपिया के दक्षिणी क्षेत्र में पहले अज्ञात वायरल बुखार माने गए मामलों की जांच के बाद हू ने पुष्टि की है कि यह मारबर्ग वायरस रोग का प्रकोप था। मारबर्ग इबोला जैसा ही घातक हेमोरेजिक फीवर है, जिसमें बुखार, खून बहना और बहुअंग विफलता हो सकती है। बैकग्राउंड में अचानक उभरे मामलों ने स्थानीय स्वास्थ्य व्यवस्था पर दबाव बढ़ाया, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सहायता और लैब टेस्टिंग बढ़ाई गई। विशेषज्ञों का कहना है कि अफ्रीका में ऐसे प्रकोप हमें याद दिलाते हैं कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए शुरुआती निगरानी और पारदर्शी सूचना साझा करना बेहद जरूरी है। मॉरिटानिया में डिफ्थीरिया के फैलते प्रकोप ने हू और अफ्रीकी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। जनवरी से नवंबर 2025 के बीच 800 से ज्यादा संदिग्ध मामले और 30 से अधिक मौतें रिपोर्ट हुई हैं, जिनमें ज्यादातर 5-19 वर्ष के बच्चे और किशोर हैं। बैकग्राउंड में कम टीकाकरण कवरेज और देर से प्रकोप घोषित करना बड़ी वजह रहे। विशेषज्ञों का मानना है कि रूटीन इम्यूनाइजेशन में आई कमी सिर्फ डिफ्थीरिया नहीं, बल्कि खसरा और अन्य बीमारियों के लिए भी खतरा बढ़ा रही है। इसलिए वैक्सीन कैंपेन तेज करना अनिवार्य है। यूरोप के रोग नियंत्रण केंद्र की ताजा रिपोर्ट के अनुसार नवंबर की शुरुआत में ही कोविड-19 के नए वेरिएंट फ्लू, डेंगू, कॉलरा और अन्य संक्रामक रोग कई क्षेत्रों में सक्रिय थे। साथ ही हू ने अफ्रीका और हिंद महासागर क्षेत्र में चिकनगुनिया और डेंगू के बड़े प्रकोपों पर अलर्ट जारी किया है। बैकग्राउंड में जलवायु परिवर्तन, शहरी भीड़ और वैश्विक यात्रा इन बीमारियों के पैटर्न को बदल रहे हैं। पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञों का कहना है कि केवल अस्पताल बढ़ाना काफी नहीं, समुदाय स्तर पर साफ पानी, मच्छर नियंत्रण और वैक्सीन पहुंच से ही लंबे समय में असर दिखेगा। क्यूबा ने घोषणा की है कि मच्छर जनित बीमारियों की मौजूदा महामारी में अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों मामले दर्ज हुए हैं। रिपोर्टों के अनुसार यह प्रकोप डेंगू और इससे मिलती जुलती बीमारियों के तेज फैलाव से जुड़ा है। बैकग्राउंड में गर्म और आर्द्र मौसम के साथ मच्छरों का बढ़ना और कुछ क्षेत्रों में पानी जमाव प्रमुख कारण बने हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने फॉगिंग, घर घर जांच और सामुदायिक जागरूकता अभियान तेज किए हैं। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के साथ
ऐसे प्रकोप लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में बार बार सामने आ सकते हैं। भारत की जूनियर महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप में अपने अभियान की धमाकेदार शुरुआत करते हुए पहले ही मैच में प्रतिद्वंद्वी टीम को 13-0 से हराया। इस एकतरफा जीत में भारतीय खिलाड़ियों ने तेज पासिंग, पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन और फिटनेस से दबदबा दिखाया। बैकग्राउंड में सीनियर स्तर पर भारतीय महिला हॉकी की लगातार प्रगति ने जूनियर खिलाड़ियों को प्रेरित किया है। कोचों का मानना है कि अगर टीम इसी लय में रही तो पोडियम फिनिश की उम्मीद मजबूत है और इससे देश में महिला हॉकी को नया बूस्ट मिलेगा। घरेलू टीबी टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 के चौथे राउंड में कर्नाटक ने तमिलनाडु के खिलाफ जबरदस्त स्कोर खड़ा किया। देवदत्त पडिक्कल ने शुरू से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर पावर प्ले में ही मैच का रुख बदल दिया, जबकि मयंक अग्रवाल और BR शरथ ने तेज पारी खेलकर मंच तैयार किया। दूसरी ओर गोवा की ओर से अर्जुन तेंदुलकर ने मध्य प्रदेश के खिलाफ 3 विकेट लेकर सबका ध्यान खींचा। क्रिकेट विश्लेषकों का कहना है कि ऐसे प्रदर्शन IPL और राष्ट्रीय टीम के लिए नए दावेदार सामने ला रहे हैं।